नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके सामने सीबीएसई कक्षा 12 हिंदी केंद्रित आरोह भाग 2 काव्यखंड का पाठ 3 लेकर प्रस्तुत हूं, जिसका भाग 1 आपके सामने है। कविता के बहाने। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ये सभी काव्य संग्रह हैं। इनका प्रमुख प्रबंध काव्य है आत्मजयी। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। इनका समीक्षा ग्रंथ है आज और आज से पहले। और एक और रचना है मेरे साक्षात्कार। कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी विशेषता यह है कि ये नई कविता के कवि हैं। भाषा व विषय की विविधता इनमें दिखाई देती है। भाषा की सरलता व संयम इनकी कविता में है। इनके विषय में कड़वी सच्चाई के दर्शन और सहज सौंदर्य दिखाई पड़ता है। जीवन को पूर्ण रूप से समझने वाले कवि हैं कुंवर नारायण। के बहाने इस कविता का परिचय। यांत्रिकता के इस युग में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। कविता के बहाने कविता चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। इस कविता में बताया गया है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है। फूल खिलकर थोड़े समय बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी मरती या मुरझाती नहीं और हमेशा आनंद देती है। इस कविता में कवि ने कविता और बच्चे को समानांतर रखा है। बच्चों के समान कविता में असीमित रचनात्मक ऊर्जा व सपने होते हैं, ऐसा कवि का मानना है। साथ ही बच्चों के समान कविता अपनत्व बढ़ाकर आनंद प्रदान करती है। बच्चों के खेल के समान कविता भी शब्दों का खेल है। द्वारा इसको समझते हैं कि चिड़िया की जो उड़ान होती है वो सीमित होती है और कविता की उड़ान असीमित होती है। यानी दोनों की तुलना में हम देखें तो कविता दिल की गहराई से आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ सकती है, लेकिन चिड़िया दिलों तक नहीं पहुंच सकती। फूल खिलकर थोड़े समय में मुरझा जाता है, यानी खुशबू थोड़े समय के लिए बिखेरता है। कविता बिना मुरझाए महकती है, यानी हमेशा हमेशा के लिए आनंद देती है। लेकिन बच्चा और कविता को उन्होंने समानांतर रखा है, और उसके क्या कारण हैं? दोनों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, दोनों ही आनंद प्रदान करते हैं और दोनों ही अपनत्व भाईचारा बढ़ाते हैं, यानी सब घर एक करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं। काव्यांश 1। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसका अर्थ है, कवि के अनुसार चिड़िया और कविता की उड़ान में अंतर है। चिड़िया की उड़ान आसमान में एक निश्चित ऊंचाई तक होती है, परंतु कविता की उड़ान असीमित होती है और वह भावों व विचारों की उड़ान है। अंदर बाहर सब घरों में कविता द्वारा भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का मतलब चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि कविता दिलों की गहराइयों से आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरती है। अंदर समझते हैं।
इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है भाषा के रूप में, और अनुप्रास अलंकार बहाने, जाने, माने, जाने में अंतिम ध्वनि की समानता है। साथ ही साथ कविता के पंख लगा उड़ने के माने में रूपक अलंकार भी है। इस कविता में, इस काव्यांश में प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है, जहां कवि ने कहा है चिड़िया क्या जाने। काव्यांश 2। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहां महकना का अर्थ है सुगंध बिखेरना, खुशबू बिखेरना। अब इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। कवि के अनुसार कविता खिलती है और फूल भी खिलते हैं, लेकिन इन दोनों के खिलने में थोड़ा अंतर है। कविता के खिलने को फूल नहीं समझ सकता। इसका कारण है कि फूल का खिलने के साथ ही मुरझाना तय हो जाता है, निश्चित हो जाता है। वह थोड़े समय के लिए खुशबू फैलाता है और मुरझा जाता है, परंतु कविता बिना मुरझाए महकती है, अर्थात कविता का आनंद और उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। वह हमेशा और अनंत काल तक पाठकों को आनंद प्रदान करती है। काव्यांश 2 का भी शिल्प सौंदर्य जानते हैं। भाषा वही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, और इसमें भी काव्यांश 1 की तरह अनुप्रास अलंकार बहाने, जाने, माने, जाने में अंतिम ध्वनि की समानता के कारण है। साथ ही साथ मुरझाए महकने में म वर्ण की आवृत्ति के कारण भी अनुप्रास है, और इसमें भी प्रश्न शैली का प्रयोग है, जहां कवि यह कहता है कि फूल क्या जाने। अब काव्यांश 3 जो अंतिम काव्यांश है इस कविता का। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चा और कविता, इसको बराबर मानकर उसकी समानांतर तुलना कवि ने की है। अब इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह है। कविता भी शब्दों व भावों का खेल है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता की भी कोई सीमा नहीं होती। यहाँ कविता व बच्चे को समानांतर बताया गया है, क्योंकि दोनों ही भेदभाव मिटाकर अपनत्व व भाईचारे की भावना का विकास करते हैं। साथ ही दोनों में ही असीमित रचनात्मक ऊर्जा होती है, और दोनों ही असीम आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह कविता के बहाने कविता पूरी होती है, लेकिन यह पाठ 3 का भाग 1 है। हमारे अगले वीडियो में आप इसी का भाग 2 बात सीधी थी पर देखना न भूलें। यदि आपको हमारी सामग्री पसंद आई हो तो आप हमारा YouTube चैनल हिंदी अध्ययन जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।